केंद्र का स्तर बहुत कम होता और जादुई हथियार की शक्ति अपर्याप्त होती तो अनगिनत लघु महान क्षेत्र के योद्धाओं की शक्ति एक साथ केंद्रित होने पर नियंत्रण केंद्र के ढहने का खतरा होता। अब एल्डर अग्नि के साथ अपने सहयोग के कारण आचार्य केशव ने 9वीं रैंक के जादुई हथियारों को परिष्कृत करने की समस्या को हल कर लिया था, जिससे और भी उच्च स्तर के युद्ध व्यूह कवच का विकास बहुत आसान हो गया था। 1 महीने बाद आचार्य केशव ने अपनी शस्त्र निर्माण कार्यशाला के हथियार विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए दिन रात काम किया और अंत में 1 लाख की संख्या वाली 8वीं रैंक के निम्न स्तर के युद्ध व्यूह कवच का निर्माण पूरा कर लिया। जैसा कि उम्मीद थी, 1 लाख सैनिकों वाले 8वीं रैंक के निम्न स्तरीय युद्ध व्यूह कवच की शक्ति 10,000 सैनिकों वाले संस्करण से एक स्तर ऊपर थी, जो आरोहण लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ के बराबर थी। जनरल रिया और रोहिणी इस परिणाम से काफी संतुष्ट थी। एक अकेला 1 लाख सैनिकों वाला युद्ध व्यूह कवच आरोहण लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ को टक्कर दे सकता था। हालांकि यह अपने आप में विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं लग सकता था, लेकिन जब ऐसे अनगिनत कवच एक युद्ध संरचना बनाएंगे तो उनकी संयुक्त शक्ति भयानक होगी। वर्तमान में तलवार संप्रदाय के पास 2 करोड़ स्वर्ग पूज्य रैंक की सेना, 6 करोड़ देव रैंक की सेना, 2 लाख लघु महान क्षेत्र की सेना और 20,000 महान क्षेत्र के योद्धा थे, और ये संख्या लगातार बढ़ रही थी। तलवार संप्रदाय में नागदंत चावल की खेती को बढ़ावा देने के साथ संप्रदाय का विकास नाटकीय रूप से तेज हो गया था। लगभग हर दिन अनगिनत योद्धा नए लोकों और स्तरों को तोड़ रहे थे। वर्तमान में तलवार संप्रदाय के पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन संप्रदाय की वर्तमान विकास दर को देखते हुए 2 या 3 वर्षों में बड़ी संख्या में स्वर्ग पूज्य रैंक के योद्धा लघु पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 6 करोड़ देव रैंक की सेना में से एक बड़ी संख्या स्वर्ग पूज्य रैंक में भी प्रवेश कर जाएगी। एक बार जब सभी 8 करोड़ सैनिक पारलौकिक क्षेत्र को तोड़ लेंगे तो 8वीं रैंक के निम्न स्तरीय युद्ध व्यूह कवच के साथ मिलकर उनकी संयुक्त युद्ध शक्ति एक अविश्वसनीय रूप से भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। उस समय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ भी शायद ही उनका सामना कर पाएं। हालांकि जबकि जनरल रिया और रोहिणी इन 1 लाख मजबूत 8वीं रैंक के युद्ध व्यूह कवच की शक्ति से काफी संतुष्ट थीं, आचार्य केशव अभी भी इसकी शक्ति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। तलवार संप्रदाय ने अपनी शस्त्र निर्माण कार्यशाला में अनगिनत संसाधन लगाए थे, तो वे केवल आरोहण लोक के अंतिम चरण के योद्धाओं के बराबर युद्ध कवच तैयार करने से कैसे संतुष्ट हो सकते थे। आचार्य केशव ने कार्यशाला में हथियार विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए 8वीं रैंक के मध्यम स्तरीय युद्ध कवच को विकसित करने पर दिन रात काम करना शुरू कर दिया। दक्षिणी महाद्वीप औषधि कार्यशाला के सबसे बड़े कक्ष में जुबैदा की पलकें फड़फड़ाने लगीं और उसने नींद में अपनी आंखें खोली। वह बड़े बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके लंबे काले रेशमी बाल उसकी पतली कमर तक गिर रहे थे। उसने जम्हाई ली और अपने शरीर को फैलाया। कितनी आरामदायक नींद थी। जुबैदा तरोताजा महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह जागी उसके शरीर से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। एक जोरदार धमाके के साथ उसी क्षण उसकी साधना ने सीधे आरोहण लोक की बाधा को तोड़ दिया और वह मध्य आरोहण लोक में आगे बढ़ गई। एक ही पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक गूंज उठी और अनगिनत खगोलीय घटनाएं औषधि कार्यशाला के ऊपर जमा हो गईं। दक्षिणी महाद्वीप के आकाश में एक अतुलनीय रूप से घना दाव सार एक विशाल औषधि भट्टी के रूप में संघनित हो गया। इस आभासी भट्टी से औषधीय सुगंध की लहरें निकल रही थीं। यह अविश्वसनीय रूप से तीव्र सुगंध पूरे दक्षिणी महाद्वीप में फैल गई और यहां तक कि उससे आगे भी पवनगढ़ राजवंश के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। दक्षिणी महाद्वीप और पवनगढ़ राजवंश दोनों में कई योद्धाओं को इस अविश्वसनीय रूप से समृद्ध सुगंध को सूंघने पर अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ। एक ही पल में दक्षिणी महाद्वीप और पवनगढ़ राजवंश दोनों में अनगिनत योद्धाओं ने अपनी साधना की बाधाओं को तोड़ दिया और अगले स्तर में प्रवेश कर गए। पिता का गर्व और योजना सूर्यवीर, जो दक्षिणी महाद्वीप में एक हवेली में एकांतवास में साधना कर रहे थे, इस अविश्वसनीय रूप से अजीब खगोलीय घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कितनी विचित्र खगोलीय घटना है। जिस योद्धा ने ऐसी घटना को जन्म दिया है वह निश्चित रूप से रसविद्या में अत्यधिक उच्च उपलब्धियों वाला एक कीमियागर होना चाहिए। कम से कम रसविद्या की उसकी समझ निस्संदेह स्वर्ग और मनुष्य के बीच सामंजस्य के दायरे तक पहुंच गई है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक महान औषधि राजा ने आरोहण लोक को तोड़ते समय इसी तरह की खगोलीय घटना को जन्म दिया था। दुर्भाग्य से चूंकि उस राजा का जीवन काल समाप्त हो गया और वह नश्वरता को प्राप्त हो गया, शक्ति सिंधु महाद्वीप पर फिर कभी कोई ऐसा कीमियागर दिखाई नहीं दिया जो ऐसी घटना का कारण बन सके। अनपेक्षित रूप से आज उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप में इस पौराणिक खगोलीय घटना को देखा। महान दांव की समझ आमतौर पर किसी के साधना स्तर में सुधार करने से अनगिनत गुना अधिक कठिन होती है। इसके अलावा दांव को समझने का अवसर दुर्लभ है और इसे मांगा नहीं जा सकता। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे केवल कड़ी साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। यह मामला रहस्यमय और गहरा है। प्रतिभा, समझ और अवसर सभी अपरिहार्य हैं। युद्ध कला में शक्ति सिंधु महाद्वीप में अभी भी कुछ असाधारण प्रतिभाशाली योद्धा हैं जो अत्यधिक उच्च स्तर तक पहुंचे हैं। हालांकि रस विद्या में पूरे इतिहास में ऐसा लगता है कि केवल प्राचीन काल के उस महान औषधि राजा ने ही स्वर्ग और मनुष्य के बीच सामंजस्य का क्षेत्र प्राप्त किया था। उसके बेटे का तलवार संप्रदाय वास्तव में असाधारण व्यक्तियों से भरा हुआ था। सूर्यवीर ने ध्यान से सोचा। उनका अपना कनिष्क संघ कच्ची शक्ति के मामले में विराट के तलवार संप्रदाय से कहीं अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन विकास की क्षमता और असाधारण व्यक्तियों की विविधता के मामले में यह वास्तव में कमतर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कनिष्क संघ के अपने भाइयों को दक्षिणी महाद्वीप में बुलाने की जरूरत है। तलवार संप्रदाय के पास अनगिनत अद्भुत साधना संसाधन थे। यदि कनिष्क संघ के योद्धा तलवार संप्रदाय में आते और यह संसाधन प्राप्त करते तो कनिष्क संघ की शक्ति निस्संदेह एक अकल्पनीय गति से बढ़ती। वे समान विचारधारा वाले व्यक्ति, यह जानते हुए भी कि वे 3 प्राचीन कुलीन परिवारों ठाकुर और जयपाल परिवारों के साथ कट्टर दुश्मन थे, फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पीछे चले आए थे। अब जब लाभ मिल रहे थे तो वह स्वाभाविक रूप से अपने भाइयों को नहीं भूल सकते थे। विराट के निवास में विराट, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए था और वर्तमान में रूहानी ताबीज को परिष्कृत कर रहा था, ने दक्षिणी महाद्वीप के आकाश में असामान्य खगोलीय घटना को जुबैदा द्वारा आरोहण लोक को तोड़ने के परिणाम के रूप में पहचाना। वह तुरंत जुबैदा के औषधि कक्ष में पहुंच गया। वहां उसने जुबैदा को बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे हुए पाया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और वह ध्यान में लीन थी। इस समय जुबैदा दांववादी ऊर्जा से घिरी हुई थी,
जिससे एक ताजा और आकर्षक सुगंध निकल रही थी, जैसे कि एक अनूठा और आकर्षक दिव्य फल जो किसी को एक टुकड़ा लेने के लिए ललचा रहा हो। इस बीच रूहानी और वान्या, जो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थीं, जुबैदा की सफलता के शोर से चौंक गई थीं। दोनों छोटी लड़कियों ने अपनी नींद भरी आंखें खोलीं, उठकर बैठ गईं और खाली नजर से इधर उधर देखा। स्पष्ट रूप से अभी पूरी तरह से जागी नहीं थीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने दोनों छोटी लड़कियों को उठाया, एक एक हाथ में, और एक झटके में औषधि कक्ष से गायब हो गया। फिर वह दोनों लड़कियों को अपने निवास पर वापस ले गया ताकि वे जुबैदा की साधना में बाधा न डालें। वान्या की इच्छा और दादा का प्यार, दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर असाधारण खगोलीय घटनाएं 3 दिन और 3 रात तक चली। इन 3 दिनों और 3 रातों के दौरान तलवार संप्रदाय के अनगिनत योद्धाओं को दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर तैरते हुए महान दांव के संघनित सार से बनी विशाल औषधि भट्टी से निकलने वाली सुगंधित खुशबू से बहुत फायदा हुआ। इन 3 दिनों और 3 रातों में तलवार संप्रदाय के 10,000 से कम योद्धाओं ने नए स्तरों को नहीं तोड़ा। जुबैदा के अपनी सफलता समाप्त करने के ठीक बाद दो छोटी लड़कियों रूहानी और वान्या ने भी महान क्षेत्र में अपनी सफलता शुरू कर दी। दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर खगोलीय घटनाएं लहरों में उठती और गिरती रहीं, जिससे एक जीवंत दृश्य बन गया। कम समय में बड़ी संख्या में लोगों के उच्च लोकों में टूटने के कारण पूरे दक्षिणी महाद्वीप में महान दांव का सार बेहद घना हो गया। इन दिनों दक्षिणी महाद्वीप और पवनगढ़ राजवंश में पैदा हुए शिशुओं ने महान दांव के इस अविश्वसनीय रूप से घने सार में डूबकर अपनी युद्ध कला, प्रतिभा और समझ में जबरदस्त सुधार का अनुभव किया। यह उम्मीद की जाती है कि जब ये शिशु बड़े होंगे तो वे सभी असाधारण योग्यता वाले युद्ध कला के विलक्षण प्रतिभागी बनेंगे। वान्या के महान क्षेत्र में टूटने के बाद विराट उसे सूर्यवीर का आशीर्वाद दिलाने ले गया। सूर्यवीर वान्या को देखकर बहुत खुश हुए और वान्या भी उतनी ही प्रसन्न थी। दादाजी, वान्या ने आज्ञाकारी स्वर में पुकारा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम सच में मेरी अच्छी पोती हो। सूर्यवीर ने हाथ बढ़ाकर वान्या के बालों को सहलाया और खुशी से कहा, नन्ही वान्या, लो, ये दादाजी की ओर से एक उपहार है। सूर्यवीर ने अपना हाथ खोला जिसमें 3 तलवार ताबीज थे जो उन्होंने वान्या को सौंप दिए। दादाजी, ये क्या है? वान्या ने 3 तलवार ताबीज लेते हुए जिज्ञासा से पूछा। ये 3 तलवार ताबीज हैं जो दादाजी ने प्राप्त किए हैं। उनकी शक्ति काफी उल्लेखनीय है। हर एक के पास आरोहण लोक के शिखर स्तर के योद्धा को गंभीर रूप से घायल करने या मारने की शक्ति है, सूर्यवीर ने कहा। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट का चेहरा काला पड़ गया। लानत है, उसके पिता के पास ऐसा खजाना था, फिर भी उन्होंने उसे नहीं दिया। याद रहे, उसका असली रूप वर्तमान में मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के दूसरे भाग में भाग ले रहा था, जहां उसे कुछ खतरों का सामना करना पड़ सकता था। उनके पिता ने भी मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लिया था और प्रशिक्षण के लिए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था, इसलिए उन्हें टूर्नामेंट के दूसरे भाग की सामग्री का पता होना चाहिए। फिर भी सूर्यवीर ने उसे यह तलवार ताबीज नहीं दिया था जो आरोहण लोक के शिखर स्तर के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने या मारने में सक्षम था। और फिर भी इस छोटी लड़की वान्या से पहली बार मिलने पर उन्होंने तुरंत ऐसा कीमती खजाना पेश कर दिया। इसने विराट को अवाक कर दिया। दादाजी, ये 3 तलवार ताबीज बहुत शक्तिशाली हैं, वान्या चिल्लाई। उसकी प्यारी बड़ी आंखें आश्चर्य और खुशी से झपकी ले रही थीं। बिल्कुल, सूर्यवीर ने उदारता से हाथ हिलाया और कहा, दादाजी की स्थिति अभी अपने चरम पर नहीं आई है। जब दादाजी की स्थिति अपने चरम पर आ जाएगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए कुछ तलवार ताबीज बनाऊंगा। आरोहण लोक के शिखर स्तर के योद्धा को मारने की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धा को मारना भी बाएं हाथ का खेल होगा। वाह, दादाजी बहुत अद्भुत हैं। यह सुनकर वान्या की प्यारी बड़ी आंखें तारों से भर गईं और उसने प्रशंसा के साथ कहा। वान्या की बातें सुनकर सूर्यवीर गर्व की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सके। सूर्यवीर आमतौर पर अन्य लोगों की प्रशंसा की ज्यादा परवाह नहीं करते थे, लेकिन अपनी पोती की प्रशंसा से वे बहुत प्रसन्न थे। एक बुजुर्ग के रूप में कौन नहीं चाहेगा कि उनके कनिष्ठ उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में देखें। नन्ही वान्या, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? दादाजी को बताओ और दादाजी उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। सूर्यवीर ने वान्या की ओर देखा और लाड प्यार से कहा। सच में? वान्या ने तुरंत उत्साह से पूछा। बिल्कुल सच है, सूर्यवीर ने निश्चितता के साथ कहा। मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो और दादाजी इसे तुम्हारे लिए पूरा करेंगे। यह सुनकर वान्या बहुत खुश हुई। वह बोलने ही वाली थी, लेकिन अपने पास खड़े श्वेत वस्त्रधारी विराट पर नजर डालने के बाद उसने आह भरी और कहा, आह, रहने दो। क्या बात है नन्ही वान्या, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? सूर्यवीर ने जल्दी से पूछा। दादाजी, मेरी इच्छा, मेरे पिता मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। वान्या ने फिर से श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और सावधानी से कहा। जैसे ही वह बोली, उसने चुपचाप अपने छोटे शरीर को सूर्यवीर के करीब कर लिया। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट समझ गया कि यह छोटी लड़की फिर से अपनी पुरानी चाल चल रही थी। नन्ही वान्या, बस दादाजी को बताओ, अगर यह उचित है और तुम्हारे पिता इसे तुम्हारे लिए पूरा नहीं करेंगे तो दादाजी तुम्हारे लिए करेंगे, सूर्यवीर ने तुरंत कहा। दादाजी, वान्या की इच्छा वास्तव में बहुत सरल है, वह बस तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के बाहर कहीं खेलने जाना चाहती है, वान्या ने धीरे से कहा। सूर्यवीर चौंक गए। उन्होंने कुछ संदेह के साथ पूछा, बस इतना आसान? उन्होंने सोचा था कि यह छोटी लड़की कुछ असाधारण मांग करने जा रही है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी सरल बात कहेगी। हाँ हाँ, वान्या ने मुर्गी के दाना चुगने की तरह बार बार सिर हिलाया। दादाजी, वान्या पहले ही कह चुकी है कि वान्या की इच्छा वास्तव में बहुत सरल है। इतनी सरल बात, बस कर लो, जहां चाहो खेलने जाओ, सूर्यवीर ने हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन पिताजी मुझे तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के बाहर कहीं भी जाने नहीं देंगे। वान्या ने फिर से श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और धीरे से कहा। अपने पिता की चिंता मत करो, दादाजी तुम्हारे लिए फैसला करेंगे, जहां चाहो खेलने जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी अच्छी पोती को रोकने की हिम्मत कौन करता है, सूर्यवीर ने एक हुंकार के साथ कहा। पिताजी, इस छोटी लड़की को मत बिगाड़िए। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने लाचारी से कहा, इसकी झूठी आज्ञाकारिता से मूर्ख मत बनिए। यह एक कानून विहीन छोटी शैतान है, बेहद अनियंत्रित। यदि आप इसे जंगली चलने देंगे तो यह एक भगोड़े घोड़े की तरह होगी, हर जगह उधम मचाएगी। बकवास, मेरी पोती बिल्कुल भी अनियंत्रित नहीं है, मुझे लगता है कि तुम ही अनियंत्रित हो, सूर्यवीर ने घूरते हुए दबंगई से कहा। यह मामला तय हो गया है, तुम यह भी नियंत्रित करना चाहते हो कि मेरी पोती कहां खेलने जाए। तुम वास्तव में दखलंदाजी कर रहे हो। पिताजी, यह वास्तव में नहीं चलेगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट अभी भी असहमत था। उसने अपना सिर हिलाया। यह छोटी लड़की बहुत जंगली है, अगर हम वास्तव में इसे बाहर जाने देते हैं तो कौन जानता है कि यह किस तरह की मुसीबत पैदा करेगी। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के बाहर यह सुरक्षित नहीं है। क्या होगा अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे? क्या यह बेहद खतरनाक नहीं होगा? जो कोई भी मेरी पोती पर हाथ डालने की हिम्मत करेगा, मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा, सूर्यवीर ने उपहास किया। पिताजी, बड़ी बातें मत कीजिए,
कुछ समय पहले ठाकुर विक्रमादित्य ने आपको इतनी बुरी तरह पीटा था कि आप लगभग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने निर्दयता से उनके घावों को फिर से कुरेद दिया। अरे मूर्ख, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सूर्यवीर, जिनका रहस्य उजागर हो गया था, तुरंत क्रोधित हो गए। क्या तुम फिर से पिटाई के लिए खुजली महसूस कर रहे हो? तुम इसे मांग रहे हो? मैंने उस लड़ाई में ठाकुर विक्रमादित्य को भगा दिया था, तुम्हें पता है। वैसे भी पिताजी, आप अभी अजय नहीं हैं, आपको अभी भी दुश्मनों के झुंड से निपटना है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पीछे हटे बिना जवाब दिया। सूर्यवीर एक पल के लिए अवाक रह गए, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। नन्ही वान्या, तुम अभी के लिए युमेश राजवंश के दक्षिण में ही क्यों नहीं रहती और खेलती? एक बार जब तुम्हारे दादाजी ने अद्वितीय तलवार तकनीक में महारत हासिल कर ली तो तुम जहां चाहो जा सकती हो और कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। सूर्यवीर वान्या की ओर मुड़े और कहा। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जो कहा था वह कठोर था, लेकिन यह वास्तव में सच था। हालांकि अब उन्होंने दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया है और उनकी ताकत काफी बढ़ गई है, लेकिन वे अभी तक अजेय नहीं है। यहां तक कि ठाकुर और जयपाल परिवार भी वर्तमान में सीधे उनका सामना करने की उनकी क्षमता से परे है। वह वास्तव में यह गारंटी नहीं दे सकते कि मध्य महाद्वीप में कोई भी वान्या को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि वह युमेश राजवंश के दक्षिण के क्षेत्र में वान्या की सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह सुनकर वान्या ने बार बार ताली बजाई और बहुत खुशी के साथ कहा, जब तक हम तलवार संप्रदाय के क्षेत्र से बाहर यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी ठीक है। युमेश राजवंश के दक्षिण का क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र है। उसके वर्तमान साधना स्तर के साथ उसे इतने बड़े क्षेत्र में यात्रा करने में कई साल लग जाएंगे। इतना बड़ा क्षेत्र उसके लिए लंबे समय तक खेलने के लिए काफी है। विराट ने सूर्यवीर के फैसले पर आपत्ति जताना जारी नहीं रखा। तलवार संप्रदाय अब शक्तिशाली दिव्य पवन महल द्वारा समर्थित है और सूर्यवीर जैसे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के प्रभारी होने के कारण मध्य महाद्वीप में लगभग अछूत है, सिवाय 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के स्तर की ताकतों के खिलाफ। युमेश राजवंश के दक्षिणी क्षेत्रों में केवल वरुण प्रांत ही तलवार संप्रदाय से थोड़ा ध्यान आकर्षित करता है। यह देखकर कि विराट ने आपत्ति नहीं की, वान्या बहुत खुश हुई। आज से वह फिर आजाद थी। इसके अलावा अब उसके पास और भी बड़ा समर्थक था, जिससे उसके कार्य और भी लापरवाह हो गए। कुछ दिनों तक सूर्यवीर के साथ रहने के बाद वान्या ने अपना सामान पैक किया और तलवार संप्रदाय के क्षेत्र से बाहर निकल गई। एक जंगली घोड़े की तरह उत्तर की ओर बढ़ गई। उसने स्थानांतरण व्यूह का उपयोग नहीं किया, बल्कि दक्षिणी महाद्वीप से उत्तर की ओर उड़ान भरी, पवनगढ़ राजवंश, जशपुर राजवंश को पार करते हुए और अग्नि साम्राज्य में प्रवेश किया। आखिरकार इस यात्रा का उद्देश्य बाहर जाना और मजे करना था। स्थानांतरण व्यूह से यात्रा करना व्यर्थ होगा। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का द्वार पलक झपकते ही करीब 1 साल बीत गया। दाव संघ की मेघ नौका, जो युमेश शाही शहर से रवाना हुई थी, अंततः अपने गंतव्य अराजक पाताल पर पहुंच गई। यह पाताल परिधि में सैकड़ों अरब मील तक फैला हुआ था। इसके तल पर धुंध की एक परत ने नीचे के दृश्य को धुंधला कर दिया था। अराजक पाताल वास्तव में अपने नाम के अनुरूप था। यहाँ का स्थान वास्तव में बेहद अस्थिर था। दाव संघ की मेघ नौका पाताल के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करती थी। उसकी परिधि के बाहर 1 अरब मील से अधिक दूर रुक जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेघ नौका में बहुत सारे आरोहण लोक के योद्धा थे, जिनमें 3 दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ भी शामिल थे। एल्डर फणीश्वर, महारानी रेणुका और एल्डर योगिता। उनसे निकलने वाली शक्तिशाली आभा ने आसपास के स्थान पर बहुत दबाव डाला। इतने अस्थिर स्थान में एक भी गलत कदम आसपास के स्थान को ढाने का कारण बन सकता है, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है, जो पूरे अराजक पाताल को ढाने का कारण बन सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से एक भयानक स्थानिक तूफान आ सकता है। उस स्थिति में मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मेघ नौका के रुकने के बाद उसके अंदर के योद्धा उसमें से बाहर निकल आए। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी यहां प्रतीक्षा करेंगे। एल्डर फणीश्वर ने अराजक पाताल की गहराई में देखा और फिर समूह की ओर मुड़े। एल्डर फणीश्वर की शक्तिशाली दिव्य विकास लोक की ताकत के साथ उनकी दृष्टि बिना किसी समस्या के सैकड़ों अरब मील तक घुस सकती थी। वह एक नजर में अराजक पाताल के भीतर की विशिष्ट स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग की उपस्थिति केवल एक अनुमानित समय थी, हर दिन के लिए सटीक नहीं। कभी कभी 10 दिन या आधे महीने का विचलन काफी सामान्य था। आमतौर पर वे बहुत अधिक समय बर्बाद करने से बचने के लिए स्थानिक मार्ग के प्रकट होने से 1 या 2 महीने पहले पहुंच जाते थे। आखिरकार स्थानिक मार्ग की उपस्थिति का समय सीमित था। गायब होने से पहले यह केवल 2 साल तक चलेगा। एल्डर फणीश्वर की बातें सुनकर समूह ने अराजक पाताल के पास प्रतीक्षा की। दिव्य पवन महल की शिष्याओं ने अपनी गहन साधना जारी रखी, एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। अराजक पाताल के माध्यम से अपनी लगभग साल भर की यात्रा के दौरान दिव्य पवन महल की शिष्याओं ने अथक दिन रात की साधना के माध्यम से लगभग सभी ने अर्धचरण आरोहण लोक को तोड़ दिया है। इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कई ताकतों में दिव्य पवन महल की शिष्याओं की ताकत अब पूरी तरह से 3 प्राचीन परिवारों की शक्ति को टक्कर देने में सक्षम है। वास्तव में शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति वाले शिष्यों की संख्या के मामले में दिव्य पवन महल को निर्विवाद रूप से नंबर 1 माना जा सकता है। महारानी रेणुका को यह भी यकीन है कि अगर पृथ्वी योद्धा सूची को अब अपडेट किया जाता तो दिव्य पवन महल की शिष्याएं शीर्ष 1000 योद्धाओं में से कम 1/3 पर कब्जा कर लेती। तलवार संप्रदाय द्वारा प्रदान की गई अस्थि मज्जा शुद्धि गोलियों के प्रभावों के लिए धन्यवाद। प्रत्येक दिव्य पवन महल की शिष्या की युद्ध कला योग्यता अब असाधारण रूप से उत्कृष्ट है। इसके अलावा प्राचीन रून गोली, महाब्रह्म ज्ञान गोली और नागदंत चावल का सेवन करके खेती किया गया असली तत्व आध्यात्मिक पत्थरों को अवशोषित करके खेती किए गए असली तत्व की तुलना में अनगिनत गुना शुद्ध है। इसके परिणाम स्वरूप दिव्य पवन महल के प्रत्येक योद्धा की आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति होती है। एक ही क्षेत्र के योद्धाओं के बीच बहुत कम लोग दिव्य पवन महल की शिष्याओं से तुलना कर सकते हैं, जब तक कि उनके पास असाधारण रूप से राक्षसी युद्ध कला प्रतिभा न हो। समय को देखते हुए महारानी रेणुका को भी बेहद भरोसा है कि पृथ्वी योद्धा सूची में शीर्ष 1000 योद्धाओं में से 90% दिव्य पवन महल की शिष्याएं बन जाएंगी। अराजक पाताल के पास 2 या 3 दिनों तक इंतजार करने के बाद शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग आखिरकार दिखाई दिया। आमतौर पर पिछली प्रथा के अनुसार दांव संघ की मेघ नौकाएं 1 या 2 महीने पहले रवाना होती थीं और अराजक पाताल में पहुंचने के बाद वे आमतौर पर 1 या 2 महीने प्रतीक्षा करती थीं। हालांकि इस साल की मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के दौरान हुई कई अप्रत्याशित घटनाओं के कारण समूह को युमेश शाही शहर में काफी देरी हुई। इसके परिणाम स्वरूप शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग उनके आगमन के केवल 2 या 3 दिन बाद दिखाई दिया।
यदि वे युमेश शाही शहर में रुकना जारी रखते तो शायद वे तब तक भी नहीं पहुंच पाते जब तक कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग प्रकट नहीं हो जाता। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में स्थानिक मार्ग का प्रवेश द्वार दिखाई दिया है, आप सभी को तुरंत निकलना चाहिए। एल्डर फणीश्वर ने भीड़ पर नजर डाली और शांति से कहा। उन्होंने उनके लिए एक दिशा की ओर इशारा किया, उन्हें उस स्थान की ओर उड़ने का निर्देश दिया। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले योद्धा आखिरकार सभी आरोहण लोक से नीचे थे और एल्डर फणीश्वर जैसी असाधारण दृष्टि नहीं रखते थे कि वे इतनी दूर तक देख सकें। इसलिए एल्डर फणीश्वर को उनका मार्गदर्शन करना पड़ा ताकि वे स्थानिक मार्ग के प्रवेश द्वार के स्थान को इंगित कर सकें। हालांकि पृथ्वी योद्धा सूची के शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले वे युद्ध कला के विलक्षण प्रतिभागी भी हालांकि स्थानिक मार्ग को देखने में असमर्थ थे, फिर भी अराजक पाताल के भीतर होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। अपनी धारणा के साथ एल्डर फणीश्वर के मार्गदर्शन के बिना भी वे स्थानिक मार्ग का स्थान पा सकते थे, लेकिन अधिकांश अन्य योद्धाओं के पास ऐसी क्षमताएं नहीं थीं। एल्डर फणीश्वर की बातें सुनकर विभिन्न संप्रदायों के शिष्य तुरंत निकल पड़े, अराजक पाताल की ओर उड़ते हुए। जैसे ही समूह अराजक पाताल में उड़ गया, उसके भीतर का स्थान लहराया और विकृत हो गया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अराजक पाताल वास्तव में अपनी सीमा पर था, जो केवल अर्धचरण आरोहण लोक के योद्धाओं को समायोजित करने में सक्षम था। यदि कोई आरोहण लोक का योद्धा प्रवेश करता तो यह बहुत अच्छी तरह से स्थान के ढहने का कारण बन सकता था। इसके अलावा समूह ने अराजक पाताल के भीतर बहुत तेजी से उड़ने की हिम्मत नहीं की। ऐसा न हो कि वे स्थान में बहुत अधिक हिंसक उतार चढ़ाव का कारण बने, जिससे संभावित रूप से उसका पतन हो जाए। एक दिन तक उड़ने के बाद समूह अराजक पाताल के मध्य क्षेत्र में पहुंचा, जहां एक विशाल स्थानिक भंवर इसके ऊपर मंडरा रहा था। स्पष्ट रूप से यह शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। यह देखकर हर कोई तुरंत स्थानिक भंवर की ओर उड़ा और उसमें प्रवेश कर गया। विराट, शार्दूल, नीलिमा, चंपा, माया, आयु, वैदेही, नलिनी, गुरु भूपति, कुंवर चंद्रभान, युवराज युवान, दामिनी और दिव्य पवन महल की शिष्याओं के एक समूह के साथ दूसरों का अनुसरण करते हुए स्थानिक भंवर में उड़ गया। स्थानिक भंवर में प्रवेश करने पर विराट को अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन महसूस हुआ। उसका शरीर एक विशाल बल द्वारा खींचा गया और स्थानिक मार्ग के भीतर इधर उधर उछाला गया। अगले ही पल उसे अपनी आंखों के सामने एक और धुंधलापन महसूस हुआ और उसने खुद को एक अपरिचित वातावरण में पाया। विराट ने खुद को संभाला, अपने चकराए हुए दिमाग को साफ किया। यह स्थानिक मार्ग अविश्वसनीय रूप से अस्थिर था। गुजरते समय इसे संकुचित करने वाली अराजक स्थानिक ताकतें बेहद असहज थीं। यह पहली बार था जब विराट ने इतने अस्थिर स्थानिक मार्ग को पार किया था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र का रहस्य काफी देर बाद विराट के सिर का चक्कर आखिरकार कम हुआ और उसे चारों ओर देखने का समय मिला। वह केवल एक तबाह हुई भूमि देख सकता था। जमीन अनगिनत गड्ढों और अकल्पनीय रूप से चौड़ी दरारों से भरी हुई थी। इन अनगिनत गड्ढों और मकड़ी के जाले जैसी दरारों के अलावा जमीन अनगिनत लाशों, टूटे हुए कवच और जादुई कलाकृतियों के टुकड़ों से भी अटी पड़ी थी। पहाड़ों जितनी बड़ी टूटी हुई तलवारें, भाले और बर्छे तबाह हुई धरती पर तिरछे पड़े थे। उनका सन्नाटा उस ठंडी हवा के बिल्कुल विपरीत था जो परिदृश्य में बह रही थी। यह देखकर विराट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि यह फिर से एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र था। सच्चाई यह है कि विराट ने पहले ही महारानी रेणुका से शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र होने के बारे में बहुत कुछ सीखा था। हालांकि इस पूरी तरह से उजाड़ दृश्य को देखने से अभी भी उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। प्राचीन काल में क्या हुआ था? इतने सारे संसार युद्ध क्षेत्र क्यों बन गए थे? पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए थे। नवधारा महाद्वीप ऐसा ही था और अब शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र भी वैसा ही था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में युद्ध का पैमाना और तीव्रता नवधारा महाद्वीप से भी अधिक थी। नवधारा महाद्वीप पर मानव और अंधकार दानव जातियों का उच्चतम शक्ति स्तर केवल अर्धचरण दिव्य विकास लोक पर था। हालांकि इस युद्ध क्षेत्र में विराट ने जादुई हथियारों के कई टुकड़े देखे जो आदि जादुई खजाना के स्तर तक पहुंच गए थे, और जहां तक 9वीं रैंक के जादुई खजानों के टुकड़ों का सवाल था, वे हर जगह थे। इसका मतलब यह था कि उस समय इस युद्ध क्षेत्र में छिड़ी लड़ाई में भाग लेने वालों में काफी संख्या में दिव्य विकास लोक के योद्धा भी थे। युद्ध क्षेत्र में बिखरी लाशों और अवशेषों से जो शक्तिशाली अवशिष्ट ऊर्जा बिखेर रहे थे, कोई भी देख सकता था कि जीवन में ये लाशें और अवशेष कितने शक्तिशाली रहे होंगे। विराट ने फिर से आकाश की ओर देखा, केवल यह देखने के लिए कि यहाँ का आकाश एक धुंधला भूरा था, जिसमें एक धुंधली शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त थी। विराट ने सावधानी से इसे महसूस किया और इस शक्ति में एक अत्यंत दुष्ट अर्थ निहित था, जो इस स्थान की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिश्रित था। इस दृश्य को देखकर विराट थोड़ा आश्चर्यचकित और संदिग्ध महसूस किए बिना नहीं रह सका। आखिर चल क्या रहा था? जैसे ही विराट सोच रहा था और उसे संदेह हो रहा था, अचानक उसके पास एक आकृति चमकी और नीले वस्त्र वाले लड़के की आकृति दिखाई दी। लगभग 1 साल के स्वास्थ्य लाभ और रिकवरी के बाद नीले वस्त्र वाला लड़का अच्छे मूड में लग रहा था। आखिरकार अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 10 गुना समय त्वरण है। बाहर जो कुछ होता है वह मोटे तौर पर 1 वर्ष होता है, लेकिन अंदर यह लगभग 10 होता है। इस समय के दौरान शार्दूल और नीलिमा अक्सर प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश करते हैं और उसके लिए पानी लाते हैं ताकि वह अवशोषित कर सके और ठीक हो सके। भरपूर अच्छे खाने पीने के साथ छोटा नीला लड़का बहुत आरामदायक जीवन जीता है। उसके अवशोषित करने के लिए प्राचीन महाद्वीप से भारी मात्रा में पानी लाने के लिए अनंत परम मीनार ने कम से कम 20 अर्धचरण आदि स्तर की राक्षसी कलाकृतियों को अवशोषित और परिष्कृत किया है। दर्जनों अर्धचरण आदि स्तर की राक्षसी कलाकृतियों में से जो सूर्यवीर ने विराट को दी थीं, आधे से अधिक का उपयोग इस अवधि के दौरान पहले ही किया जा चुका है। छोटा नीला लड़का भी सूर्यवीर और ठाकुर विक्रमादित्य के बीच की लड़ाई से पहले की अपनी आधी स्थिति में ठीक हो गया है। वाह, यह अविश्वसनीय है। इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से असुरों की शक्ति से प्रदूषित हो गई है। छोटे नीले लड़के ने अपने परिवेश को देखने के बाद आश्चर्य से कहा, नाग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा असुरों की शक्ति से भ्रष्ट हो गई है? विराट यह सुनकर चौंक गया और एक हैरान नजर के साथ नीले लड़के से पूछा, असुरों के बीच एक विधि है जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को भ्रष्ट कर सकती है। वे इस दुनिया को पूरी तरह से असुरों के रहने के लिए उपयुक्त वातावरण में बदलने के लिए इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। एक बार परिवर्तन पूरा हो जाने के बाद यह दुनिया असुरों के लिए स्वर्ग बन जाती है और अब मनुष्यों के जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। लेकिन इस दुनिया की स्थिति को देखते हुए असुरों ने इस दुनिया का केवल आधा परिवर्तन पूरा किया है और इसे पूरी तरह से पूरा नहीं किया है, नीले लड़के ने समझाया। यह सुनकर विराट चौंक गया। उसने नीले लड़के की ओर देखा और पूछा,
क्या इसका मतलब यह नहीं है कि एक बार जब असुर अपना परिवर्तन पूरा कर लेंगे तो इस दुनिया के मनुष्य पूरी तरह से मिट जाएंगे? यह सही है। एक बार परिवर्तन पूरा हो जाने के बाद यह दुनिया अब मानव अस्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी। मनुष्यों के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अन्यथा ऐसे वातावरण में लंबे समय तक रहने से अनिवार्य रूप से आसुरी भ्रष्टाचार होगा, जिससे वे असुरों के परिशिष्ट बन जाएंगे। नीले लड़के ने कहा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले योद्धा भी आसुरी प्रभाव से भ्रष्ट हो जाएंगे? विराट ने पूछा, पूरी तरह से हैरान होकर। विराट, मैंने अभी जो कहा वह यह था कि परिवर्तन के बाद केवल पर्यावरण ही मनुष्यों को आसुरी प्रभाव से भ्रष्ट कर देगा। यह दुनिया अभी तक असुरों द्वारा पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुई है। नीले लड़के ने विराट पर नजर डाली और चिढ़कर कहा, यह अच्छा है, यह अच्छा है। विराट ने राहत की सांस ली। उसके कई रिश्तेदार और दोस्त शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में थे और वह छंपा, माया और आयु को आसुरी प्रभाव से भ्रष्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। बहुत अधिक आशावादी मत बनो। हालांकि यह दुनिया पूरी तरह से असुरों द्वारा परिवर्तित नहीं हुई है, केवल आधी है, लेकिन इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी प्रदूषित और अनुपयोगी है। यदि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले योद्धा खेती के लिए प्रदूषित आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय रूप से अवशोषित करते हैं तो वे अभी भी शैतानी हो जाएंगे। नीले लड़के ने कहा, उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चंपा और आयु में से प्रत्येक के पास पर्याप्त प्राचीन ऋण गोलियां, महाब्रह्म ज्ञान गोलियां और नागदंत चावल हैं। भले ही उनके सामने 9वीं रैंक का आध्यात्मिक पत्थर रखा जाए, वे इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की जहमत नहीं उठाएंगे। खेती के लिए इस प्रदूषित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कौन इतना खाली होगा? विराट ने खारिज करते हुए हाथ हिलाया। यह सुनने के बाद नीले लड़के ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि विराट ने जो कहा वह वास्तव में सच था। तलवार संप्रदाय की प्राचीन रून गोली, महाब्रह्म ज्ञान गोली और नागदंत चावल के खेती प्रभाव 9वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना में कई गुना बेहतर थे। तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के शिष्यों ने बहुत पहले ही खेती के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करना बंद कर दिया था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना तो दूर की बात है। युवा हरे भरे लड़के की बातें सुनने के बाद विराट ने जानबूझकर इसे आजमाया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अनंत अराजकता सम्राट तकनीक को प्रसारित किया। उसकी अनंत अराजकता सम्राट तकनीक के संचालन के तहत स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एक तूफान की तरह लामबंद हो गई और यहां तक कि वह बुरी शक्ति भी उसके शरीर में अवशोषित हो गई। जल्द ही विराट के चारों ओर बवंडर जैसा एक भंवर दिखाई दिया। इस समय विराट एक ब्लैक होल की तरह था, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं समुद्र के पानी की तरह उसके शरीर में बह रही थीं। उसके शरीर में अवशोषित होने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से शुद्ध असली तत्व में परिष्कृत हो गई। इस ऊर्जा के भीतर निहित बुरी शक्ति विराट के शरीर में प्रवेश करने पर तुरंत उसके मांस को खरोचने का प्रयास करने लगी। हालांकि जैसे ही इस शक्ति ने विराट की अनंत परम रक्तवंश को हुआ, वह बिल्ली के सामने चूहे की तरह डर से कांप गई और अंततः विराट द्वारा सबसे शुद्ध असली तत्व में विनम्रतापूर्वक परिष्कृत कर दी गई। नीले लड़के ने इस दृश्य को ठंडेपन से देखा, यह महसूस करते हुए कि यह आदमी बस ऊब गया है। नीला लड़का पहले से ही जानता था कि विराट की खेती तकनीक दुनिया की सभी बुरी ताकतों को शुद्ध कर सकती है। न तो रक्त संप्रदाय की रक्त पिशाच शक्ति और न ही अंधकार दानव वंश की अंधकार दानव क्यूई विराट को प्रभावित कर सकती थी। यह आदमी शुद्ध असली तत्व में शुद्धतम अंधकार दानव क्यूई को भी परिष्कृत कर सकता था। केवल प्रदूषित स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसे कैसे प्रभावित कर सकती थी? विराट ने प्रदूषित स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, इसे ध्यान से महसूस किया। उसने महसूस किया कि यह प्रदूषित आध्यात्मिक ऊर्जा दानव द्वीप पर अंधेरे राक्षसी ऊर्जा से हीन थी, जहां नवधारा महाद्वीप के अंधेरे राक्षसशील थे। इसलिए विराट ने प्रदूषित आध्यात्मिक ऊर्जा में रुचि खो दी। विराट, इस बकवास के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, नीले लड़के ने कहा, हाथ बांधे हुए उस पर नजर डालते हुए। वो बेवकूफ बाघ और छोटी मूर्ख चिड़िया कहां है? शार्दुल और छोटी मूर्ख चिड़िया को स्थानिक अशांति से मुझसे जबरदस्ती अलग कर दिया गया था जब मैंने स्थानिक मार्ग में प्रवेश किया था। वे अब मुझसे कम से कम 1 खरब मील दूर हैं, विराट ने कहा। शार्दुल और छोटी नीली चिड़िया को शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में खुले तौर पर दिखाई देने की अनुमति देने के लिए उसने प्रवेश करते समय उन्हें अनंत परम मीनार में नहीं लिया था। आखिरकार अगर किसी ने उसे शार्दुल और छोटी नीली चिड़िया के साथ नहीं देखा जब उसने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और फिर शार्दुल और छोटी नीली चिड़िया अचानक बाद में दिखाई दी, तो लोगों को संदेह होगा कि उसके पास जीवित प्राणियों को संग्रहित करने में सक्षम एक स्थानिक जादुई खजाना है। अब विराट को पता था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप में जीवित प्राणियों को संग्रहित करने में सक्षम स्थानिक जादुई खजाने को कम से कम आदि स्तर का होना चाहिए, जैसे कि गुफा स्वर्ग प्रकार का जादुई खजाना, जैसे मनोरम दृश्य चित्र। इसके अलावा सभी आदि स्तर के स्थानिक जादुई खजाने जीवित प्राणियों को संग्रहित नहीं कर सकते थे। जीवित प्राणियों को संग्रहित करने में सक्षम सभी स्थानिक जादुई खजाने बेहद कीमती थे। यदि उसने खुलासा किया कि उसके पास ऐसा जादुई खजाना है, तो यह केवल उसके लिए और अधिक मुसीबत लाएगा और अधिक लालच को आकर्षित करेगा। इन अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए विराट ने शार्दुल और छोटी नीली चिड़िया को खुले तौर पर शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में अपने साथ जाने की अनुमति दी। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र प्रशिक्षण में भाग लेने वाले योद्धाओं के लिए दांव संघ ने उन्हें अपने रूहानी पालतू जानवरों को लाने से प्रतिबंधित नहीं किया। उदाहरण के लिए पशुपालन संप्रदाय के कई शिष्य अपने जन्मजात रूहानी जानवरों को अपने साथ शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में लाए। इस बार ऐसा लगता है कि मुझे इस स्थानिक मार्ग के उतार चढ़ाव से काफी दूर फेंक दिया गया है। विराट ने दांव संघ द्वारा उसे दिया गया नक्शा निकाला, उसकी जांच की और आह भरने से पहले अपने परिवेश का अवलोकन किया। उसका वर्तमान स्थान दांव संघ द्वारा खींचे गए किसी भी नक्शे पर नहीं था। स्पष्ट रूप से उसे उनके द्वारा पहले से खोजे गए क्षेत्र से बाहर फेंक दिया गया था। विराट ने तब स्वर्ग वर्षा गुफा में बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़ा गया नक्शा और महारानी रेणुका द्वारा उसे दिया गया नक्शा निकाला, केवल यह पता लगाने के लिए कि न तो दांव संघ का नक्शा, न ही दिव्य पवन महल का नक्शा और न ही बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़ा गया नक्शा इस विशेष क्षेत्र को चित्रित करता है। विराट को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वह पूरी तरह से अज्ञात और अपरिचित जगह पर है। वह इसे लेकर विशेष रूप से चिंतित नहीं था। एक पूरी तरह से अपरिचित जगह बिना फायदे के नहीं थी। इसका मतलब यह था कि किसी ने पहले इस क्षेत्र का पता नहीं लगाया था और इसका मतलब यह भी था कि संभावित रूप से बड़े अवसर वहां छिपे हो सकते हैं। राक्षस का हमला इसके बाद विराट धीरे धीरे इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में चला, जादुई कलाकृतियों के टुकड़े और युद्ध के हथियारों के अवशेष इकट्ठा करते हुए।
चूंकि इस जगह को पहले दांव संघ के योद्धाओं द्वारा खोजा नहीं गया था, इसलिए यहां कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी। जादुई कलाकृतियों के अनगिनत टुकड़ों और युद्ध के हथियारों के अवशेषों ने विराट के मुंह में पानी ला दिया। शायद ये जादुई कलाकृतियों के टुकड़े दूसरों के लिए बहुत मूल्यवान नहीं थे। आखिरकार उनका उपयोग सीधे नहीं किया जा सकता था, अधिक से अधिक हथियार विशेषज्ञों द्वारा फिर से बनाने के लिए सामग्री के रूप में। जबकि जादुई कलाकृतियों के टुकड़े अन्य योद्धाओं के लिए कुछ मूल्य रखते थे, यह बहुत बड़ी राशि नहीं थी, लेकिन विराट के लिए उनका मूल्य कहीं अधिक था। इन टुकड़ों को सीधे अनंत परम मीनार द्वारा अपनी मरम्मत के लिए सामग्री के रूप में खाया जा सकता था। अनंत परम मीनार द्वारा एक पूर्ण जादुई कलाकृति को उपभोग करने और परिष्कृत करने और टुकड़ों का उपभोग करने के बीच का अंतर महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन विराट को लगा कि अनंत परम मीनार को एक पूर्ण जादुई कलाकृति का उपभोग करने देना बर्बादी है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यवीर ने उसे दर्जनों अर्धचरण आदि स्तर की जादुई कलाकृतियां दी थीं, जिन्हें सीधे अनंत परम मीनार ने निगल लिया था, विराट को लगा कि यह बहुत बड़ी दया की बात है। खासकर तब से जब अनंत परम मीनार ने उन उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियों को निगल लिया, तो उसने उनका उपयोग खुद को सुधारने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्हें ऊर्जा के रूप में हरे भरे लड़के के लिए प्राचीन महाद्वीप की धारा के पानी को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे विराट को लगा कि यह और भी बेकार है। अब अनगिनत जादुई खजानों के टुकड़ों और युद्ध के हथियारों के अवशेषों के साथ इस विशाल प्राचीन युद्ध क्षेत्र का सामना करते हुए विराट स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित था। जादुई खजानों के इतने सारे टुकड़े, कौन जानता है कि वे अनंत परम मीनार के लिए कितने तारे जला सकते हैं, जिससे उसके अनगिनत आध्यात्मिक पत्थर बच सकते हैं। हालांकि जब विराट जादुई खजानों के टुकड़े इकट्ठा कर रहा था, तब हरे भरे वस्त्र वाला लड़का भी बेकार नहीं था। वह विराट की तुलना में बहुत तेज था और यह आदमी विशेष रूप से जादुई खजानों के उच्च स्तरीय टुकड़े छीन रहा था। यद्यपि हरे भरे वस्त्र वाला लड़का अभी तक सूर्यवीर और ठाकुर विक्रमादित्य के बीच की लड़ाई से पहले की स्थिति में ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी ताकत विराट से बहुत आगे थी। यह देखकर विराट आगाबूला हो गया। उसने तुरंत अनंत परम मीनार को बुलाया, इसे जादुई कलाकृतियों के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए भेजा। अनंत परम मीनार को उभरते देख नीला लड़का तुरंत डर गया। अपने साहस के साथ भी वह संसाधनों के लिए अनंत परम मीनार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। लड़के ने अब आदि स्तर की जादुई कलाकृतियों के टुकड़े छीनने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, केवल कबाड़ इकट्ठा करने की हिम्मत की, और तब भी वह 9वीं रैंक की जादुई कलाकृतियों के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए अनंत परम मीनार से बहुत दूर चला गया। केवल जब अनंत परम मीनार और विराट उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उसने गुप्त रूप से आदि स्तर की जादुई कलाकृतियों के कुछ टुकड़े इकट्ठा करने की हिम्मत की। इस तरह विराट 2 या 3 दिनों तक इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में चला। बड़ी संख्या में जादुई कलाकृतियों के टुकड़े और युद्ध के हथियारों के अवशेष और यहां तक कि काफी कुछ बरकरार जादुई कलाकृतियां भी इकट्ठी की। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर सभी जादुई कलाकृतियां और युद्ध के हथियार चकनाचूर नहीं हुए थे, कुछ अपेक्षाकृत बरकरार रहे और कुछ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी नहीं हुए थे। उस दिन जब विराट एक विशाल गड्ढे के तल पर जादुई कलाकृतियों के टुकड़े इकट्ठा कर रहा था, अचानक एक विशाल युद्ध मशीन के मलबे के पीछे से एक आकृति बाहर निकली। चौंककर विराट जल्दी से एक तरफ हट गया और आकृति को ध्यान से घूरने लगा। यह एक अत्यंत भयानक राक्षस था। यह राक्षस कई मीटर लंबा खड़ा था। उसका शरीर मांस की विचित्र और भयानक गांठों से ढका हुआ था। इसकी पीठ पर कई मीटर लंबे हड्डीदार पंखों की एक जोड़ी उगी हुई थी। विचित्र बाहरी कंकाल भी उसकी छाती और पीठ से निकले हुए थे। राक्षस की बाहें और पैर बहुत लंबे थे और उसके पास तेज पंजे थे। पूरा राक्षस पूरी तरह से घृणित था। विराट ने पहले कभी इतना भयानक कुछ नहीं देखा था। सिर्फ एक नजर उसे घृणा से भरने के लिए काफी थी। राक्षस से एक धुंधली भूरी आभा निकल रही थी, जिसमें एक अत्यंत द्वेषपूर्ण शक्ति थी, जो इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदूषित करने वाली बुरी शक्ति के लगभग समान थी। उभरने के बाद राक्षस की लाल आंखें विराट को घूर रही थीं। उसका विशाल मुंह बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था, जिससे बदबूदार लार टपक रही थी। विराट को देखकर राक्षस की लाल आंखें अतृप्त रक्त पिपासा से चमक उठीं। वह एक ही झटके में विराट पर झपटा, उसके पंजे उसे पकड़ने के लिए नीचे की ओर बढ़े। यह देखकर विराट ने तुरंत एक शक्तिशाली मुक्का मारा। उस भयानक राक्षस को अत्यधिक बल से मारा, जिससे वह उड़ गया। राक्षस ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि विराट इतना मजबूत होगा। उसकी नजर में वह सिर्फ एक आसान शिकार था, लेकिन इसके बजाय उसने अपना शिकार भी नहीं पकड़ा था और इस चींटी ने उसे मुक्का मारा था। रॉर! राक्षस ने एक कम क्रोधित दहाड़ दी, जमीन से ऊपर उछला और फिर से विराट पर झपटा। यह देखकर विराट हैरान रह गया। राक्षस का साधना स्तर केवल महान क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी उसका मुक्का लेने के बाद वह पूरी तरह से सुरक्षित लग रहा था। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन यहां तक कि अर्धचरण आरोहण लोक का योद्धा भी इस तरह के मुक्के से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। लेकिन यह राक्षस पूरी तरह से अप्रभावित दिखाई दिया। राक्षस को फिर से झपटते देख विराट ने एक और मुक्का मारा। इस बार उसने पीछे नहीं हटते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। एक कान फोड़ू धमाका गूंज उठा। राक्षस फिर से उड़ गया। उसकी मजबूत हड्डियां प्रहार के बल से चकनाचूर हो गईं। हालांकि मुक्के के भारी वजन के बावजूद राक्षस तुरंत नहीं मरा। वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, एक बार फिर दहाड़ रहा था। हालांकि इस बार वह फिर से विराट पर नहीं झपटा। लगातार 2 मुक्के खाने के बाद वह अपने सामने मौजूद मानव युवक की अपार शक्ति को समझ गया था। यह देखकर विराट के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि उसने उस मुक्के में किसी भी युद्ध कला तकनीक का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसने वास्तव में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यहां तक कि पृथ्वी योद्धा सूची के निचले स्तर के योद्धा भी इस तरह के प्रहार से मारे गए होते। लेकिन यह राक्षस केवल महान क्षेत्र के शिखर पर इतने भारी मुक्के को लेने के बाद उठने की ताकत रखता था, जो उसकी दुर्जय शक्ति का प्रदर्शन करता था। यह राक्षस वास्तव में क्या है? दांव संघ द्वारा प्रदान की गई जानकारी में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। महारानी रेणुका द्वारा उसे दी गई शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के बारे में जानकारी में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह राक्षस इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर के लिए अद्वितीय है, या यह हाल ही में शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में दिखाई दिया है? दहाड़ते हुए राक्षस को देखते हुए विराट ने इस सवाल पर विचार किया। जैसे ही विराट सोच रहा था, उसे अचानक अपने चारों ओर से एक सरसराहट की आवाज महसूस हुई। विराट थोड़ा चौंक गया और इधर उधर देखा। यह देखकर विराट का हाव भाव तुरंत काफी बदल गया। हे भगवान, आखिर चल क्या रहा है? उसके चारों ओर अनगिनत बदसूरत और क्रूर राक्षस उभर आए थे। ये राक्षस उसकी ओर झुंड में आ रहे थे। हिस! घनी भीड़ वाले राक्षसों को देखकर विराट को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और वह हाँफने से खुद को रोक नहीं सका। उसे अचानक याद आया कि जिस राक्षस को उसने पहले गंभीर रूप से घायल किया था, वह लगातार दहाड़ रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि वह अपने साथियों को बुला रहा था। वूश वूश वूश! राक्षस विराट के चारों ओर जमा हो गए, उस पर लगातार हमला कर रहे थे।
घनी भीड़ वाले राक्षसों ने अपने रक्त लाल जबड़े खोले, विराट को नोचने के लिए अपने अविश्वसनीय रूप से तेज पंजे बढ़ाए। इस हमले का सामना करते हुए विराट ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 17वें रूप को नियोजित करते हुए एक मुक्का मारा। रोर! एक विशाल मुट्ठी का संकल्प एक स्पष्ट रूप से परिभाषित ड्रैगन के आकार के प्रेत में संघनित हो गया, जो राक्षसों की ओर फट गया। इस एक मुक्के ने तुरंत कई राक्षसों को तोप के गोले की तरह उड़ा दिया। मुक्के की ताकत से सीधे सामना करने वाला एक राक्षस फट गया, उसका पूरा शरीर फट गया। हालांकि राक्षस विराट को देखकर उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे शार्क खून सूंघ रही हो, निडर होकर उसके शरीर से मांस का एक टुकड़ा फाड़ने की कोशिश कर रही थी। बूम बूम बूम! विराट ने मुक्के मारे, हमलावर राक्षसों को दूर उड़ा दिया। हालांकि प्रत्येक मुक्के ने एक या दो राक्षसों को मार डाला और कई को उड़ा दिया, लेकिन उनकी संख्या संभालने के लिए बहुत अधिक थी। जैसे ही उसने सामने वाले को मारा, दूसरा ज्वार की तरह आगे बढ़ गया। लानत है, इन शापित राक्षसों की इतनी संख्या कैसे हो सकती है? विराट ने भीषण लड़ाई करते हुए शाप दिया। नाग, तुम कहां हो? विराट वास्तव में घबरा गया था। अब वह पूरी तरह से अकेला था, बिना किसी मदद के। नीले वस्त्र वाला लड़का जादुई हथियार के टुकड़ों के लिए अनंत परम मीनार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत न करते हुए बहुत दूर भाग गया था, और कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया था। इस बीच अनंत परम मीनार जादुई कलाकृतियों के टुकड़े इकट्ठा करते समय बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। विराट ने शुरू में दक्षता को अधिकतम करने के लिए अनंत परम मीनार से अलग हो गया था। वह एक रास्ते पर टुकड़े इकट्ठा कर रहा था, जबकि अनंत परम मीनार दूसरे रास्ते पर टुकड़े इकट्ठा कर रही थी। हालांकि विराट को उम्मीद नहीं थी कि अनंत परम मीनार इतनी जल्दी गायब हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, विराट ने इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर में ऐसे राक्षस के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। अब अनंत परम मीनार जा चुकी थी, हरे भरे वस्त्र वाला लड़का जा चुका था, और न ही शार्दूल और नीलिमा थे। विराट भूल गया था कि उसे इस तरह अकेले लड़ते हुए कितना समय हो गया है। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी अधिकांश जादुई कलाकृतियां अभी भी अनंत परम मीनार के अंदर थीं, जैसे नवनाग दिव्य अग्निढाल की प्रतिकृति, कई उच्च स्तरीय जादुई खजाने, साथ ही अधिकांश गोलियां, ताबीज और संरचनाएं, उसके सभी ट्रंप कार्ड, उसने उन्हें अनंत परम मीनार में रखा, अपने साथ नहीं। वह जिस स्थानिक जादुई खजाने को ले गया था, उसमें केवल छलावरण के लिए उपयोग की जाने वाली चीजें थीं, जबकि इनमें कुछ गोलियां और ताबीज शामिल थे, मात्रा कम थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्थानिक जादुई खजाने में कोई उच्च स्तरीय जादुई खजाना नहीं था। नवनाग दिव्य अग्निढाल की प्रतिकृति जैसे खजाने के बारे में भूल जाओ। उसके पास उच्च ग्रेड 9वीं रैंक का जादुई खजाना भी नहीं था। उसके पास सबसे उच्च ग्रेड केवल कुछ मध्यम ग्रेड 9वीं रैंक के जादुई खजाने थे। यह सोचकर विराट लगभग रो पड़ा। लानत है, इस बार उसने वास्तव में अपनी कब्र खुद खो दी है। उसे बेहतर पता होना चाहिए था कि अनंत परम मीनार को जादुई खजाने के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए बाहर न आने दे। भले ही उसने अनंत परम मीनार को बाहर आने दिया, उसे उससे अलग नहीं होना चाहिए था। अगली बार वह ऐसा कुछ दोबारा करने के बजाय मरना पसंद करेगा। विराट का आत्म साक्षात्कार विराट से लगभग कई 100 अरब मील दूर नीला लड़का साथ चल रहा था। जादुई कलाकृतियों के टुकड़े और युद्ध के हथियारों के अवशेष उठा रहा था। विराट के हस्तक्षेप के बिना वह नाग पाताल तलवार का स्वामी तनाव मुक्त था। विराट की बकवास सुने बिना जो चाहे उठा रहा था। तिस्क तिस्क! यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र खंडहर जादुई कलाकृति के टुकड़ों से भरा है और काफी उच्च गुणवत्ता का है। रास्ते में उसने पहले ही कम से कम 3 उच्च ग्रेड आदि जादुई कलाकृति के टुकड़े, 10 मध्य ग्रेड आदि जादुई कलाकृति के टुकड़े और 30 से कम निम्न ग्रेड आदि जादुई कलाकृति के टुकड़े एकत्र नहीं किए थे। नीला लड़का गुप्त रूप से प्रसन्न था, क्योंकि वह टुकड़ों को खा रहा था। उसने अनुमान लगाया कि अकेले इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर से जादुई कलाकृति के टुकड़े उसे शीर्ष ग्रेड आदि जादुई कलाकृति के बराबर स्तर पर बहाल करने के लिए पर्याप्त होंगे। जब सूर्यवीर ने ठाकुर विक्रमादित्य से लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया, तो उसने जो शक्ति जमा की थी वह पहले से ही एक साधारण उच्च ग्रेड आदि जादुई कलाकृति के बराबर थी। यदि वह शीर्ष ग्रेड आदि जादुई हथियार के बराबर स्तर पर ठीक हो सकता है और इसे सूर्यवीर की शक्ति के साथ जोड़ सकता है, तो ठाकुर विक्रमादित्य से फिर से लड़ना केवल ठाकुर विक्रमादित्य को हराने जितना सरल नहीं होगा। वह सीधे एक ही तलवार के वार से ठाकुर विक्रमादित्य को मार सकता है। बेशक केवल सूर्यवीर जैसे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के हाथों में ही वह इतनी शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग कर सकता था। विराट जैसे कमजोर के हाथों में महान शक्ति के साथ भी उसे ऐसी ताकत लगाना मुश्किल होगा। बस जब नीला लड़का खुशी से जादुई हथियारों के टुकड़े खा रहा था, तो उसने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं और बड़बड़ाया, क्या हो रहा है? अभी मुझे लगा कि मैंने विराट को मुझे कोसते हुए सुना है। आखिरकार वह एक जादुई हथियार था जिसने पहले ही अपने मालिक को पहचान लिया था, और विराट के साथ उसका बहुत करीबी संबंध था। अगर विराट उसके बारे में सोच रहा होता तो उसे इसका आभास हो जाता। हालांकि नीला लड़का केवल अपनी सांस के नीचे कुछ बड़बड़ाया और फिर इसे अनदेखा कर दिया। आखिरकार विराट के लिए उसे डांटना कोई असामान्य बात नहीं थी। वास्तव में अगर विराट उसे दिन में कम से कम 1 या 2 बार नहीं डांटता, तो वह असहज महसूस करता था। नीला लड़का जो नहीं जानता था वह यह था कि विराट वर्तमान में राक्षसों के एक बड़े समूह के हमले का सामना कर रहा था, और उसकी स्थिति गंभीर से कम नहीं थी। विराट से सैकड़ों अरब मील दूर एक शानदार मीनार जादुई कलाकृतियों के टुकड़ों और बर्बाद हथियारों को जमीन से लगातार साफ कर रही थी। यह मीनार अंधाधुंध थी, सभी हथियारों को अवशोषित कर रही थी, चाहे उनका ग्रेड कुछ भी हो। जैसे ही मीनार युद्ध के मैदान को खुशी से साफ कर रही थी, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने अपने कार्यों को रोक दिया और विराट की दिशा में देखने के लिए मुड़ी। अगले ही पल मीनार ने अपने सफाई कर्तव्यों को छोड़ दिया और एक वूश के साथ अकल्पनीय गति से विराट की ओर उड़ गई। बूम बूम बूम! विराट ने लगातार 3 मुक्के मारे, हमलावर राक्षसों को दूर उड़ा दिया। शुरुआती घबराहट के बाद जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, विराट धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि ये राक्षस बहुत थे, लेकिन वे फिलहाल उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थी। विराट ने अपने हालिया अनुभव पर विचार किया और महसूस किया कि उसकी शुरुआती घबराहट दुश्मन की ताकत के कारण नहीं थी, बल्कि ट्रंप कार्ड के रूप में अनंत परम मीनार और हरे भरे वस्त्र वाले लड़के के नुकसान के कारण थी। पहले दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अनंत परम मीनार और हरे भरे वस्त्र वाला लड़का हमेशा उसके पक्ष में थे, जिससे विराट को आत्मविश्वास का एहसास होता था। वह जानता था कि इन 2 प्राचीन कलाकृतियों के साथ भले ही वह दुश्मन को नहीं हरा सकता था, वह बच सकता था और उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। उसका पिछला अपार आत्मविश्वास उसकी अपनी ताकत या ज्ञान से नहीं, बल्कि इन 2 शक्तिशाली ट्रंप कार्डों से उपजा था। उन्हें खोने से उसे तुरंत असुरक्षित महसूस हुआ, जिससे उसकी घबराहट हुई। आज की घटनाएं एक खतरे की घंटी की तरह थीं, जिसने उसे पूरी तरह से जगा दिया। अब उसे एहसास हुआ कि वह अनंत परम मीनार और नीले लड़के पर कितना गहरा भरोसा करता था, यहां तक कि उसका आत्मविश्वास भी इन 2 दिव्य कलाकृतियों से उपजा था।
अगर यह जारी रहा तो यह विराट के विकास के लिए बेहद हानिकारक होगा। एक सच्चे योद्धा का आत्मविश्वास बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद पर होना चाहिए। केवल खुद पर सच्चा विश्वास करके ही एक योद्धा की भावना विस्तृत हो सकती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मुकाबला करने का साहस करती है और एक अदम्य भावना रखती है। यदि कोई बाहरी चीजों पर बहुत अधिक भरोसा करता है तो एक बार वह समर्थन खो जाने के बाद आत्मविश्वास टूट जाएगा और वह अब उस अदम्य भावना को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। आज के अनुभव ने विराट को अचानक एहसास कराया कि उसने अनजाने में अपने चरित्र में इतनी बड़ी कमी विकसित कर ली थी। सौभाग्य से आज की घटनाओं ने उसे जागने के लिए प्रेरित किया, अन्यथा अगर चीजें इस तरह जारी रहीं तो उसके चरित्र में यह कमी अनिवार्य रूप से बड़ी और बड़ी होती जाएगी। आमतौर पर इस कमी का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन जब यह एक महत्वपूर्ण क्षण में सामने आती है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। आज की घटनाओं के बाद विराट ने गुप्त रूप से भविष्य की लड़ाइयों में बाहरी सहायता पर निर्भरता को कम करने का संकल्प लिया। इसके बजाय अनजाने में उन पर अति निर्भरता विकसित करने से बचने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया। इससे पहले विराट को ताबीज, संरचनाओं और उच्च स्तरीय जादुई हथियारों पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि उसके विरोधी बहुत मजबूत थे। इन सहायताओं के बिना वह उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि एक बार जब वह उनका उपयोग करने का आदी हो गया तो उसने अनजाने में उन पर निर्भरता विकसित कर ली। अपनी कमियों को समझने के बाद विराट अब लड़ाई में नहीं कूदा। उसने शांति से राक्षस के हमलों की लहरों से निपटा, प्रत्येक लड़ाई को एक प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में माना। विराट की अनंत अराजकता, सम्राट तकनीक की खेती ने असली तत्व की बेहद प्रचुर मात्रा जमा की थी, जो एक ही स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में 100 गुना से अधिक मजबूत थी। इसके परिणाम स्वरूप विराट की असाधारण रूप से स्थायी युद्ध शक्ति थी। उसके असली तत्व को खत्म करना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। इसके अलावा हालांकि विराट ने बहुत सारी गोलियां नहीं ली, अधिकांश अनंत परम मीनार में जमा थीं। यहां तक कि असली तत्व को बहाल करने के लिए उसने जो कुछ भी लिया वह उसके लिए 10 दिनों और 10 रातों तक पूरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, राक्षसों की ताकत इंक्रीजिंगली शक्तिशाली होती गई और उनकी शारीरिक सुरक्षा अधिक से अधिक मजबूत होती गई। अकेले युद्ध ड्रैगन मुट्ठी का 17वां रूप अब इन राक्षसों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। कोई अन्य विकल्प न होने पर विराट ने अपनी हथेली खोली और एक मध्यम ग्रेड 9वीं रैंक का लंबी तलवार वाला जादुई हथियार तुरंत उसके हाथ में दिखाई दिया। वुश! विराट ने एक तलवार का वार किया, सूर्य तलवार कला के तीसरे स्तर को नियोजित किया। अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी हवा के माध्यम से कट गई, तुरंत कई शक्तिशाली राक्षसों को 2 टुकड़ों में काट दिया। हाथ में तलवार के साथ विराट की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई। वूश वूश वूश! अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी चमकी, राक्षस के बाद राक्षस को मार डाला। इन राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में विराट की तलवारबाजी और भी अधिक कुशल हो गई और सूर्य तलवार कला का तीसरा स्तर धीरे धीरे मामूली से प्रमुख महारथ तक बढ़ गया। वूश! विराट ने एक और तलवार का वार किया, कई और राक्षसों को मार डाला। हालांकि इस बार जैसे ही उसने अपनी तलवार खींची, एक राक्षस अचानक आगे बढ़ा। उसका पंजा विराट की ओर नीचे की ओर बढ़ गया। एक कान फोड़ू धमाका गूंज उठा। झटका लेते हुए विराट का शरीर तुरंत तोप के गोले की तरह पीछे की ओर धकेल दिया गया। विराट ने जल्दी से अपनी तलवार के साथ खुद को संभाला, अपना संतुलन हासिल किया। उसकी निगाह थोड़ी तेज हो गई क्योंकि उसने उस राक्षस को देखा जिसने उस पर हमला किया था। इस राक्षस की साधना वास्तव में अर्धचरण आरोहण लोक तक पहुंच गई थी। अर्धचरण आरोहण लोक राक्षस की ताकत पृथ्वी योद्धा सूची के शीर्ष 100 विशेषज्ञों के बराबर थी। विराट की वर्तमान ताकत के साथ वह इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ के लिए कोई मुकाबला नहीं था। राक्षसों को फिर से उस पर हावी होते देख विराट दिल खोलकर हंसा और साहसपूर्वक कहा, आज मैं तुम कचरे के साथ अच्छा समय बिताऊंगा। इसके साथ विराट ने अपने साधना स्तर के दमन को जारी किया और एक कान फोड़ू दहाड़ के साथ उसके शरीर से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस भयानक आभा ने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शॉक वेव का गठन किया, जिससे कुछ हमलावर राक्षस लड़खड़ा गए। जब यह आभा स्थिर हो गई तो विराट की आभा पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी। इस समय विराट के साधना स्तर ने लघु महान क्षेत्र के अंतिम चरण से लघु महान क्षेत्र के शिखर तक की बाधा को तोड़ दिया था। अगर महारानी रेणुका ने उन्हें उस चमत्कारी दिव्य जल का एक कटोरा